बच्चों, अभी तक तो हम लोगों ने नेशनल इनकम के मेजरमेंट में हम लोग दो मेथड पढ़ चुके हैं। पहला हम लोग क्या पढ़े? वैल्यू एडेड मेथड। और दूसरा हम लोग हाल ही में कंप्लीट किए हैं इनकम मेथड। तो एक बात तो पक्का हो गया क्या कि किसी भी डोमेस्टिक टेरिटरी, किसी कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी में जितने भी फैक्टर इनकम होता है एक साल में, हम लोगों ने उसको कैलकुलेट कर लिया। और कैलकुलेट करने के बाद हम लोगों ने क्या निकाला? डोमेस्टिक इनकम, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट हम लोग निकाल चुके हैं, है ना। तो इनकम तो प्राप्त हो गया, ठीक है। तो ये जो इनकम है, फैक्टर इनकम, है ना, ये कैसे प्राप्त हुआ? जब गुड्स का प्रोडक्शन हुआ। गुड्स का प्रोडक्शन हुआ, ठीक है ना। तो गुड्स का प्रोडक्शन हुआ, इसका मतलब क्या कि भाई जो भी रॉ मटेरियल था, इंटरमीडिएट गुड्स थे, उनका इस्तेमाल किया गया, उसमें वैल्यू एड किया गया, ठीक है ना। इनका गुड्स का प्रोडक्शन किया गया। इसका मतलब क्या? कितना गुड्स का प्रोडक्शन किया, ये वैल्यू एडेड मेथड से हम लोग पढ़ लिए। उसमें जितने फैक्टर्स लगे थे एक साल में किसी कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी में कितने हैं, यानी फैक्टर इनकम, वो सब हम लोगों ने जोड़ दिया, तो ये इनकम प्राप्त हुआ। और भाई साहब, अब जितने भी फैक्टर्स इनकम प्राप्त हुआ जिन लोगों को, वही ना खर्च करेंगे, और उतना ही खर्च करेंगे, है ना। उससे अधिक कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि उनके पास है ही नहीं। कम कर सकते हैं लेकिन उससे अधिक नहीं कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि अगर उतना खर्च करते हैं तो खर्च के हिसाब से अगर जोड़ते हैं तो इनकम वही प्राप्त होगा। इसीलिए शुरुआती दौर में ही मैंने कहा था कि तीनों मेथड से रिजल्ट सेम आएगा, कोई फर्क नहीं आएगा। तो चलिए, खर्च के माध्यम से, एक्सपेंडिचर के माध्यम से हम तीसरे मेथड पर आते हैं, यानी एक्सपेंडिचर मेथड से हम लोग कैलकुलेट करेंगे क्या चीज? जितने भी इनकम एग्रीगेट हैं सब कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। आइए, तो अब सवाल उठता है, कौन खर्च कर रहा है? तो ऐसे कंडीशन में अच्छे से हम लोग जानते हैं कि खर्च करने वाला कौन है। तो जो मैक्रो इकोनॉमिक सेक्टर्स है ना, जो हम लोग बांट चुके हैं, वही ना खर्च करेगा। कौन खर्च करेगा? तो भाई, खर्च करने के लिए सी करेगा, आई करेगा, जी करेगा, एक्स माइनस एम करेगा, और चारों के खर्च को जब जोड़ देंगे तो हमें जो पहला इनकम एग्रीगेट मिलेगा वो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो स्पष्ट है कि यहां पर एक्सपेंडिचर के माध्यम से जब हम इनकम पता करना चाहेंगे तो जितने भी इनकम एग्रीगेट है उसमें से हमें पता चलेगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। और इसके बाद बाकी के जो 7 इनकम एग्रीगेट है ना, वहां तक हम लोग पहुंच जाएंगे आराम से। तो बस चलते हैं। अब ये जो 4 हैं, इनका खर्च का पता करते हैं। और 4 कौन है जान चुके हैं, फिर भी हम पता करते हैं। तो स्पष्ट है, आते हैं उसमें से जो सी है पहला, यानी ये खर्च है किसका? हाउस होल्ड का। हाउस होल्ड का है या प्राइवेट जो नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन है उनका है। हाउस होल्ड का मतलब मैं हूं, आप हैं, जितने भी कंज्यूमर्स हैं वो सब इसमें आते हैं, जिसको हम कैपिटल लेटर सी से इंडिकेट करते हैं। तो स्पष्ट है कि उन्हीं के खर्च को हम लोग देखेंगे। अब वो किस तरह से खर्च करेंगे ये भी हम लोग जान चुके हैं। तो उनके खर्च का नाम है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसका मतलब क्या? इसका मतलब वो 3 आइटम पर खर्च करेंगे। पहला, ड्यूरेबल गुड्स पर खर्च करेंगे। हम जानते हैं ZM से मतलब रेफ्रिजरेटर खरीदेंगे, ठीक है, फर्नीचर खरीदेंगे, ठीक है, मतलब ये क्या है? ड्यूरेबल गुड्स है। दूसरा क्या भाई? नॉन ड्यूरेबल गुड्स, सब्जी खरीदेंगे, दूध खरीदेंगे, मिठाई खरीदेंगे, फल खरीदेंगे। और तीसरा सर्विसेज पे,
यानी अगर उनको इंश्योरेंस सर्विसेज लेनी है, बैंकिंग सर्विसेज लेनी है, एजुकेशनल सर्विसेज लेनी है, हेल्थ सर्विसेज लेनी है, तो उस पर खर्च करेंगे। तो इन्हीं हाउस होल्ड्स का, इन्हीं कंज्यूमर्स का खर्च को यदि हम जोड़ देते हैं तो हमें इसलिए पहला कंपोनेंट मिल जाएगा एक्सपेंडिचर मेथड से, जिसे कहते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कितना है इसकी वैल्यू यहां पर हम लोग लिख लेंगे। दूसरा आपका आता है आई। देखिए दूसरा क्या आता है, आई आता है। आई किसके लिए इंडिकेट किया गया है, हाँ सही है, आई इंडिकेट किया गया है उन लोगों के लिए जो गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं, मतलब फर्म्स के लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए, कंपनियों के लिए। ठीक है, हम अच्छे से जानते हैं कि उनका खर्च क्या होता है। भाई वो अगर उनका काम है गुड्स का प्रोडक्शन, भाई पहले वाले का काम क्या है, खाना पीना, तो खाने पीने की चीज खरीदेंगे भाई, इस्तेमाल करने की चीज खरीदेंगे। लेकिन जो आई है, फर्म्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, है ना, वो खाने के लिए नहीं खरीदेंगे। किस लिए वो खर्च करेंगे, किस पर, इन्वेस्टमेंट पे, ताकि उनका आउटपुट पहले से बढ़े। चलते हैं उनके खर्च का विधिवत जानकारी प्राप्त करते हैं, इनका, फर्म्स का, जिनको हम कैपिटल लेटर आई से इंडिकेट करेंगे। अब देखिए, तो इस कंपोनेंट का नाम है ग्रास इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, या कह सकते हैं ग्रास डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन को ही हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। चलिए इसके डिटेल में जाते हैं। यानी ये फर्म्स का, प्रोड्यूसर्स का खर्च है। अब इनके अंदर जाते हैं, यानी ग्रास डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर जाते हैं, तब इनके दो मुख्य खर्च होते हैं। में पहला है ग्रास डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, और दूसरा है चेंज इन स्टॉक। चलिए ठीक है, अब इन दोनों का डिटेल जानने की कोशिश करते हैं। तो सीधी सी बात है कि फर्म्स का जो पहला खर्च है, यानी ग्रास डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, विशेष रूप से 3 आइटम पर है ना। 3 आइटम में पहला क्या है, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ये क्या कहता है, ये कहता है जब फर्म्स मशीन खरीदे, बिल्डिंग खरीदे, इक्विपमेंट्स खरीदे, भारी भरकम ये सब चीजें, तो उस पर जब खर्च करेगा ना, तो उसका नाम दे दिया गया है क्या भाई, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर नाम दे दिया गया है। बात समझ में आ गया। तो अब जैसे मान ली एग्जामिनेशन में किसी तरह से नाम दे, मान ली एग्जामिनेशन में नाम दे दिया क्या कि फर्म्स ने बिल्डिंग खरीदी इतने में, तब ये किस हेड में आएगा, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में आएगा। दूसरा है आपका रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो इसमें भारी भरकम सब चीजें आ जाएंगी, एक नहीं आएगा क्या, हाउसेज, हाउस होल्ड्स, यानी हम लोग यदि बिल्डिंग बनाने पर खर्च करते हैं या बिल्डिंग को खरीद लेते हैं सीधे, उस पर जो भी खर्च होगा वो भी इन्वेस्टमेंट होता है, और उसका नाम है रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। वो भी इन्वेस्टमेंट होता है भाई। जो हम बिल्डिंग खरीदते हैं या जो हम बिल्डिंग बनाते हैं, यानी हम कौन, हाउस होल्ड्स, तो ये दूसरे हेड में आ जाता है। चलिए तीसरा जो है गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, यानी गवर्नमेंट भी फिक्स्ड एसेट्स पे खर्च करती है। गवर्नमेंट फ्लाईओवर बनाती है ना, गवर्नमेंट रोड बनाती है, ब्रिजेस बनाती है, स्कूल बनाती है, ये सब जो खर्च आता है गवर्नमेंट का फिक्स्ड एसेट्स पे खर्च है, इसलिए इसे कहते हैं गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ये भी इन्वेस्टमेंट है। और इन तीनों को यदि जोड़ देते हैं तो इसे कहते हैं ग्रास डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ध्यान दीजिए। अब दूसरा यानी किसका, इसका ग्रास डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का दूसरा है चेंज इन स्टॉक।
या इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, है ना, स्टॉक को इन्वेंट्री भी कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा कि चेंज इन स्टॉक के विषय में हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि भाई स्पष्ट है कि फर्म्स या कंपनियां जितनी भी गुड्स का प्रोडक्शन करती हैं, कोई जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा सेल हो जाए, और नियम के अनुसार जो बचता है ना अगले साल उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब क्या कि ये जो इस साल बचा अगले साल वही खरीद लेगा, जिससे कि उसको कैपिटल गुड्स माना जाता है और दूसरे साल जोड़ता है, इसलिए इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो दोनों के अंतर को अगर हम लेते हैं तो पता चल जाएगा क्या कि एक्चुअल में हमारे पास चेंज इन स्टॉक कितना है। और बहुत पहले ही हम लोग कई बार इसको पढ़ चुके हैं कि इसका हम कैलकुलेशन करते हैं क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। स्पष्ट है कि इसको हम लोग चेंज इन स्टॉक को कैसे कहते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, दैट इज चेंज इन स्टॉक इकोनॉमिक्स में। अब इससे पता चल जाएगा कि वास्तव में जो इन्वेंट्री है, स्टॉक है, पहले से बढ़ा है कि पहले से घटा है। जो भी हो, घटा है तो घटा देंगे और बढ़ा है तो जोड़ देंगे। अब ये चेंज इन स्टॉक को ध्यान देना, चेंज इन स्टॉक को इसमें जोड़ते हैं ना, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में चेंज इन स्टॉक जैसे जोड़ देंगे ना, ये फिक्स्ड जो वर्ड है ना हट जाएगा, ये वर्ड, ये शब्द जो है ये हट जाएगा और नाम हो जाएगा क्या, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। एक बात ध्यान दीजिएगा कि ये जितने भी आइटम दिए हैं ना, एक बात तो स्पष्ट है, नॉलेज के लिए तो आपको मिल रहा है, साथ ही साथ अभी तत्काल में एग्जामिनेशन होने वाला है, वहां आइटम्स आएंगे आपके सामने और उनका ट्रीटमेंट करने में कोई कंफ्यूजन ना हो, इसको भी ध्यान दीजिएगा। ये मैक्सिमम सेकंड वाला जो कंपोनेंट्स है ना, इसके सभी नाम आपके सामने दिया हुआ है, किसी भी तरह से नाम दे। मैं एक बार आपको बता दे रहा हूं, मान लीजिए कि सेकंड कंपोनेंट का नाम दे दिया ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की वैल्यू इतना है, चलिए काम खत्म हो गया, इन सबकी देखने की आवश्यकता नहीं है। या दे दिया ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो दोनों सेम है, बाकी देखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं आपको। लेकिन सवाल उठता है, दे दिया है कि ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे दिया है, तो पक्का है कि पहले ही से आपके दिमाग में होगा कि ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया है तो कहीं ना कहीं चेंज इन स्टॉक जरूर दिया होगा। अगर नहीं देगा तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बनेगा ही नहीं। तब तुरंत चेंज इन स्टॉक अगर आता है तो उसमें आप जोड़ देंगे तो यहां तक मिल गया। मान लीजिए कि ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया है लेकिन चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है, तो आप क्या ढूंढेंगे, आप ढूंढेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, और दिया नहीं है तो ये नहीं कहेंगे कि क्वेश्चन तो गलत आ गया है भाई, वहां हम बवाल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में ध्यान देंगे कि क्या इसके जो 3 बेटे हैं या संतान हैं उनको ढूंढेंगे ना, ढूंढिए। तब दिया हुआ है बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। तो भाई जब ये तीनों दिया हुआ है, तीनों को जोड़ेंगे तो यही नहीं मिलेगा, बस तीनों को आप जोड़ दीजिए और इनका नाम लिख दिए ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, जैसे मैंने लिखा है, काम खत्म। इस तरह से सेकंड वाले आइटम पर ही विशेष आपको जोर देना है, यहीं पर फंसाता है। अब आ जाइए तीसरे पर, तीसरा में भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को। भाई तीसरा जो कंपोनेंट है यानी कौन सा, जी, इनके खर्च को देखते हैं। ये गवर्नमेंट का खर्च है, देखिए तो गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन के ऊपर खर्च है। यहां गवर्नमेंट का खर्च कहां था, फिक्स्ड एसेट्स में था, यहां गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन पे है। तो स्पष्ट है गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन मतलब ये कहां कहां खर्च करेगा कि पता चलेगा कि ये खर्च गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। तो इसमें विशेष रूप से 3 आइटम्स आते हैं, किसी भी फॉर्म में तीनों आइटम को पकड़ लेना। पहला, इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर यदि खर्च करता है तो ऐसे कंडीशन में इंटरमीडिएट गुड्स तो आपको मालूम है ना जो उस पर खर्च करता है,
तो इंटरमीडिएट गुड्स पर खर्च करे, तो ऐसे कंडीशन में आप जानिए क्या कि ये गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन पर खर्च है, ये फिक्स्ड एसेट्स पे नहीं है। दूसरा, कलेक्टिव वांट्स यानी सभी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अगर उनके लिए गुड्स खरीदे, लेकिन डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर खरीदे, बाहर नहीं, कुछ भी खरीदे। अब उदाहरण के तौर पर बता देते हैं, आजकल राशन बहुत बढ़ रहा है। अब ऐसे कंडीशन में राशन बांटने के लिए अनाज चाहिए ना, तो अनाज खरीदेगा सबको देने के लिए, कंज्यूमर्स को देने के लिए, तो ये क्या है भाई, ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है ना। गवर्नमेंट आपको लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए खर्च करती है ना, तो ये क्या है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। बात में आ गया। न्यायालय की व्यवस्था करते हैं, क्या है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। ट्रैफिक की व्यवस्था करती है, क्या है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। तो इसलिए अगर इस पर खर्च करे तो दूसरा आइटम हो जाता है गवर्नमेंट का खर्च करने के लिए। और तीसरा महत्वपूर्ण आइटम है, देखिए, बाहर से भी कुछ गुड्स खरीद सकती है, लेकिन जानते हैं किसके लिए, बाहर में जितने भी एम्बेसीज है, काउंसुलेट्स है, उनके लिए अगर गुड्स खरीदती है तो फिर वो भी गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, क्योंकि बाहर भले ही एम्बेसी जो काउंसुलेट्स है वो आपके डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होता है। इस तरह से गवर्नमेंट के ये 3 खर्च होते हैं, और गवर्नमेंट के तीनों खर्चों को जोड़ते हैं तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो जाता है आपका। ये पूरी डिटेल। तो अब हमने आपको जो तीनों आइटम दिया था, अगर वो तीनों आइटम आपको याद है और गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं दिया है, तो उन तीनों को जोड़ देंगे ना, तो ये मिल जाएगा आपका। अब आते हैं चौथे पर भाई। तो चौथा है एक्स माइनस एम। एक्स मीन्स एक्सपोर्ट, एम किसके लिए है, इंपोर्ट। अब ध्यान दीजिए, ये सभी खर्च डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर है। आप कह सकते हैं सर आप तो बाहर चले गए। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी आजकल थोड़ा सा क्वेश्चन इस ढंग से ही पूछ देता है, ये क्यों, ये क्यों, ये क्यों। याद है ना, कुछ साल पहले केवल कैलकुलेट करने के लिए देता था कि एनडीपी टैक्सी कैलकुलेट करिए, ठीक है, जीडीपी टेम्पी कैलकुलेट करिए। आप क्या कहता है, आप प्रोसेस बताइए कैसे कैलकुलेट करते हैं, चेंज हुआ ना। इसी तरह से यही पूछ सकता है क्या कि एक्सपेंडिचर मेथड में आप कहते हैं कि जो भी ये चारों मैक्रो इकोनॉमिक सेक्टर्स खर्च करेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी में, तो एक्सपोर्ट क्या है, इंपोर्ट क्या है, ये तो बाहर की बात है, एक्सटर्नल सेक्टर हम लोग पढ़े हैं। आइए देखते हैं इसका। एकदम आप सही हैं, लेकिन ये डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर की ही बात है। अब देखिए, तो चौथा जो कंपोनेंट है ना, वो क्या है, आपका नेट एक्सपोर्ट है, और इसको ही नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी कहती है, इन्वेस्टमेंट भी। अब देखिए, यदि एक्सपोर्ट की बात करते हैं, ठीक है ना, इसका मतलब क्या, ये गुड्स का प्रोडक्शन आपके डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही हुआ है, और उस प्रोडक्शन के लिए जो खर्च हुआ है वो आपके डोमेस्टिक टेरिटरी के ही अंदर हुआ है। इसका मतलब कितने के बराबर आपने गुड्स का प्रोडक्शन किया, वो आपने पता किया डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, वो अलग बात है कि आपने उसको बाहर बेच दिया, लेकिन वो उत्पादन जो हुआ है बाहर नहीं हुआ है, आपका ही है। इसलिए उसका जो मूल्य है, यानी उस पर जो खर्च हुआ है, उसके माध्यम से अगर उसका मूल्य पता करना चाहते हैं तो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही है। तो बाहर जितना बेचे हैं वो नहीं जोड़ेंगे तो पता किस चलेगा कि आपने कुल उत्पादन कितना किया है अंदर, इसलिए एक्सपोर्ट को लेते हैं। आप कह सकते हैं सर चलिए मान लिए, लेकिन इंपोर्ट को आपने क्यों लिया, बाहर से हम क्यों खरीदेंगे, तो बाहर का लोगों का है, ठीक है। इसलिए पता करेंगे कि हम मान लीजिए कि हमने कुछ बेच दिया, कितना बेचा, चलिए पता चल गया। अब हो सकता है कि हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में मान लीजिए कि 50 मार्कर है, लेकिन इसमें से 4 मार्कर तो हमने बाहर से खरीद के लाया है, तो वास्तव में हमने कितना प्रोडक्शन किया है, 4 घटा दीजिए उसमें से। अब 4 घटा देंगे तो 46 ही में हुआ, और 4 नहीं घटाएंगे तो 50 दिखाई देगा। इसलिए बाहर से खरीदे हैं तो हटाइए, क्योंकि वो डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं है। इसलिए एम मनी इंपोर्ट को माइनस किया गया है और एक्सपोर्ट को प्लस किया गया है, यही इसकी खासियत है।
जबकि हम लोग रटी रटाई x माइनस एम केवल रखते हैं। नहीं, पूरी जानकारी देखिए। अब आ जाते हैं इसके सामान्यीकरण पे। तब चौथा कंपोनेंट आपका नेट एक्सपोर्ट मिल गया, यानी एक्सपोर्ट दिया है और इंपोर्ट दिया है, तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करेंगे। और आपकी आसानी के लिए मान लीजिए कि एक्सपोर्ट की वैल्यू 100 है और इंपोर्ट की वैल्यू 120 है, तो 100 माइनस 120 करेंगे तो माइनस 20 में होगा भाई। तो आप जोड़िए वैसे ही ना, आप तो जोड़ेंगे ही, एकदम जोड़ेंगे यहां पर। तो x माइनस एम को आप जोड़ेंगे, जोड़िए, लेकिन इसकी वैल्यू क्या है, माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है मैथमेटिकली, बस। तो यहां क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मैथमेटिक का जो फार्मूला है वो तो हम पकड़ के ही चलेंगे। और इकोनॉमिक्स के हिसाब से हमने खरीदारी ज्यादा कर दी, इसका मतलब क्या है कि भैया हमारे देश में जितना उत्पादन हुआ था वो तो ठीक है, लेकिन बाहर से आ गया वो अधिक दिखाई दे रहा, हटाओ उसको। तो जितना आपके अंदर है आपका खुद का उतना रखिए, बाहर भगा दीजिए। इसलिए ये -20 कर देंगे, प्लस नहीं करेंगे। अब अभी तक हम लोगों ने स्पष्ट है कि चारों कंपोनेंट की पूरी जानकारी प्राप्त की, और प्राय आप देख रहे हैं कि तीनों मेथड को बताते समय मैं ध्यान दे रहा हूं कि कभी फॉल्ट ऑफ डबल काउंटिंग ना होने पाए, यानी गलती से एक ही चीज को एक से अधिक बार हम गणना न कर रहे हैं, इसलिए इस तरीके से लिखा गया है। अब देखिए, पहला कंपोनेंट है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक अकाउंटेंसी की तरह इसकी वैल्यू यहां लिखिए, आप आसान मत लिखिए, यहां एकदम सीधे लिखिए। तो ये दिया हुआ यहां लिख लिया। मान लीजिए ये नहीं दिया हुआ, दिया एक्सपेंडिचर ऑफ द हाउस होल्ड्स ऑन द ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज, तो वह भी मैंने डिटेल में बताया, तीनों को जोड़ेंगे तो ही मिलेगा। तो आपको पता चल गया, तो उसकी वैल्यू यहां लिख दी, उसका नाम ये लिख दीजिए। दूसरा, अगर डायरेक्ट दिया हुआ है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर या ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, या इसमें से कोई उसका पार्ट दिया है, तो मैनिपुलेशन मैंने आपको समझाया, तो पार्ट जोड़ करके उसका नाम लिख करके उसकी वैल्यू यहां लिखिए, स्पष्ट आ गया उसके सामने। फिर आ जाते हैं तीसरे पर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का, तो क्या नाम है इसका, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उसके सामने उसकी वैल्यू ये लिख दीजिए, या उसका पार्ट वैल्यू दिया हुआ, जैसे मैंने समझाया था कि 3 तरह से खर्च करता है, तो तीनों को जोड़ लीजिए, या एक दिया है तो एक ही को मान के चलिए कि उसका गवर्नमेंट का खर्च है, यहां जोड़ लीजिए। और फिर नेट एक्सपोर्ट यानी x माइनस एम, तो x माइनस एम पहले कैलकुलेट कर लीजिए, x माइनस एम इज इक्वल टू कितना होगा, जो भी है उसकी वैल्यू यहां लिखिए, प्लस है तो कोई बात नहीं, माइनस है तो यहां लिखिए, और फिर जोड़ेंगे जब, मान लीजिए सभी चारों प्लस है, तो ये वैल्यू क्या, ये भी प्लस में आएगा। और अगर ये माइनस में है तो ये 3 को जोड़ करके उतना घटा देंगे तो ये आ जाएगा। तो ये आपको जो वैल्यू मिलेगा भाई, क्या मिलेगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसका मतलब क्या कि एक्सपेंडिचर मेथड से आपको 8 में से कंपोनेंट की जानकारी जो होगी वो ग्रॉस डोमेस्टिक मार्केट प्राइस की होगी। अब इसके बाद कुछ भी पूछता है आपसे, उसके थ्रू बाकी के 7 तक आप पहुंच सकते हैं। आप देख लीजिए, यानी आपको मिला है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस मिल गया है, और आपसे पूछ रहा है क्या, आपसे पूछ रहा है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। बहुत प्रैक्टिस हम लोग कर ली है बेटा, और उस हिसाब से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस दिया हुआ है, ग्रॉस से नेट तक आना है तो डी डिप्रिसिएशन को माइनस कर दिए, मिल गया नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी जी से एन आ गया, बाकी सब कुछ सेम रहा। अब मान लीजिए कि आपसे पूछा है क्या, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट पूछा है, आपने निकाल लिया है क्या, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस से फैक्टर कास्ट जाने की दूरी आपको मालूम है क्या, एनआईटी को आप माइनस कर देंगे, ये मिल गया, बाकी तीनों लेटर सेम है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे पूछ रहा है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट, ऑलरेडी इस मेथड से आपने निकाला है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब
ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में से एनआईटी आप माइनस कर दीजिए, आपको मिल गया। अब देखिए आपके सामने ये जो चार है, बताइए क्या है? एकदम सही बोले आपने, ये चारों आपका डोमेस्टिक इनकम एग्रीगेट है। और इन चारों डोमेस्टिक इनकम एग्रीगेट में जैसे ही नेट फैक्ट इनकम फ्रॉम अब्रॉड आप जोड़ देंगे, तुरंत पहुंच जाएंगे नेशनल में। पूरा आठों हुआ कि नहीं हुआ? आठों हुआ। अब तीनों मेथड कंप्लीट हो गया। कहीं कोई दिक्कत होगा आराम से आप कमेंट करिए और फिर आगे हम लोग चलेंगे। जय हिंद।